नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की। और आज आखिर किन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें जो पहली और प्रमुख खबर वो है संसद से जुड़ी, जहां राहुल को नोटिस और लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है इस समय आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जहां ड्राइवर के घर पर कुबेर का खजाना मिला है और इस ड्राइवर का जो पहले बस ड्राइवर था अब उसका सीधा टीएमसी कनेक्शन भी। आखिर इतना पैसा, इतना खजाना आखिर कहां से आया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है नेपाल से कि बालेंद्र की शांति की अपील, जहां सख्त कार्रवाई का भरोसा इस समय दिया गया है क्योंकि नेपाल में जो हालात है वो बिगड़ते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल है, आखिर क्यों ये तनावपूर्ण माहौल है वो भी बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर करते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जंतर मंतर पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे थे उनके परिवारजनों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें बताया गया कि किस तरीके से उनके परिवारजनों को, उनके जो फादर हैं उनको मारा पीटा गया है और उनको निशाना बनाया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और बच्चों ने अपने जो उनके बच्चे हैं उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है और कहा कि जो उपद्रवी थे प्रदर्शन में उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया है। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अब उनके जो परिजन हैं वो भी अब आकर के अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि ये मुद्दा भी संसद में उठना चाहिए कि आखिर उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना क्यों बनाया है। इस मुद्दे को भी संसद में उठाने की मांग कहीं ना कहीं ये सभी कर रहे हैं और बच्चों का ये कहना है कि उनके पापा और उनके साथी पुलिस वालों पर पथराव किया गया, उनको निशाना बनाया गया, उन पर पत्थर मारे गए, ये बच्चे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उनके जो पापा हैं वो पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं एक और ये नया मामला और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने सीधे तौर पर पुलिस को निशाना बनाया। हालांकि इससे जुड़े हुए कई सारे वीडियोस और फोटोज भी इस दौरान वहां पर दिखाए गए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस वालों के जो परिवार वाले हैं उनके घर में जो बच्चे हैं जब वो शेयर कर रहे थे अपना जो एक्सपीरियंस रहा उसको लेकर के, जब उन्होंने शेयर किया तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स को, उनके पापा को निशाना बनाया गया जब वो पुलिस की ड्यूटी कर रहे थे पूरी निष्ठा के साथ। अब से कुछ देर पहले ही ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जंतर मंतर से जुड़ी कई सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय काफी ज्यादा वायरल है और ये हम सभी ने देखी कि किस तरीके से निशाना बनाया गया। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगे थे उनके परिवारजन, उनके बच्चों ने अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और साथ ही उनके पापा के साथ किस तरह से उनको निशाना बनाया गया ये बात उन्होंने रखी। दिवांशु, देखिए बिल्कुल कृतिका जी, जिस तरह से पिछले दिनों सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे और 20 तारीख के बाद से ये प्रोटेस्ट जिस तरह से उग्र हो गया था और भीड़ ने कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया, जो है उनके ऊपर हमला किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिवार वाले काफी सदमे में हैं और यही वजह है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द जो है वो जाहिर करना पड़ा। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिवार के सदस्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे और उन्होंने अपनी मीडिया के सामने बातचीत रखी और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पुलिसकर्मियों को जो है वो क्रिमिनल बताया जा रहा है और उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वो पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी पर तैनात थे, वो सुरक्षा में तैनात थे छात्रों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर अटैक किया गया और अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उनको क्रिमिनल बताया जा रहा है। और जो परिवार के सदस्य वहां पर पहुंचे थे उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताई। किसी के पति उस वक्त ड्यूटी पर थे, किसी के बेटे उस वक्त ड्यूटी पर थे, किसी की सिस्टर उस वक्त ड्यूटी पर थी। तो कुल मिला के अलग अलग परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी बातचीत रखी। एक पुलिसकर्मी की जो पत्नी है वो ये बताती हुई नजर आई कि सुबह जल्दी उनके जो परिवार के उनके जो पति हैं वो ड्यूटी पर चले गए थे और शाम तक जो है वो जब वापस नहीं आए उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि वो आरएमएल में एडमिट हैं। उनका मोबाइल फोन भी पूरी तरीके से डेड हो गया
था, तो वो पूरा परिवार जो है वो सदमे में आ गया था। तो ऐसे अलग अलग पुलिसकर्मियों के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कहानियां हैं। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कृतिका जी ये है कि ये सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो चाहते हैं कि ये तमाम जो मुद्दा है वो संसद भवन में उठे और इस पर चर्चा हो। जी, क्योंकि बिल्कुल दिव्यांशु, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि संसद में विपक्ष लगातार हंगामा भी कर रहा है और पुलिस के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब उसके जवाब में जब पुलिस वालों के जो परिजन है वो अब निकलकर सामने आ चुके हैं और इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं संसद भवन में उठाने की मांग इस समय कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर भी उठाया जाए और चर्चा की जाए कि आखिर वो कौन से उपद्रवी थे जिन्होंने पुलिस को निशाना बनाया है। दिव्यांशु, बिल्कुल, एक इंजर्ड पुलिसकर्मी की बेटी यहाँ पर पहुंची थी, मैं उनको सुन रहा था। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आजकल कुछ ऐसे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो लगातार पुलिस के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अटैक कर रहे हैं और उन्हीं के पिता को जो है वो क्रिमिनल बताया जा रहा है। और ये बात जो है उनको काफी उससे ठेस पहुंची है और इसमें ये सुनकर उनका पूरा परिवार जो है वो सदमे में है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि दर्द है इन परिवार वालों का कि एक तो उनके पिता इंजर्ड हो गए, उनकी जो है उनका बेटा इंजर्ड हो गया, उनका भाई इंजर्ड हो गया, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग तरीके से उन्हीं को क्रिमिनल बताया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकलकर सामने आई है। जी, बिल्कुल दिवांशु, क्योंकि एक तरह से हम देखें तो पुलिस जो है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है, वहां पे हालात और ना बिगड़े इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस दौरान जो कुछ उपद्रवी इस प्रदर्शन में शामिल थे उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस को ही निशाना बनाया, जो अपने आप में कई सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े करता है। लेकिन अब फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ निकलकर सामने आया दिवांशु? देखिए, बिल्कुल मुख्य तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद ये था कि जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वाले क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि ड्यूटी के दौरान जो इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं वो बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं कि उनके परिवार वाले किस सदमे में हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ा प्रोटोकॉल होते हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। ऐसे में अब इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अपनी तमाम जो है बातें रखते हुए नजर आए। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत ठीक बात कही कि ये वही पुलिसकर्मी है जो कि ड्यूटी के दौरान जो है उन्हीं छात्रों की सुरक्षा में थे, दिल्ली की सुरक्षा में थे। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के अलावा कई ऐसे बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो कि ये भी परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि जब जो है उनके जो इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं उनसे जब उन्होंने बातचीत की और अपनी पूरी कहानी बताई, तो उन्होंने भी ये कहा कि क्रिमिनल माइंडेड के लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पथराव किया और कई ऐसे गमले हैं जो कि तोड़ तोड़ के जो है उनके सर पे मारे गए, जिससे वो काफी क्रिटिकल जो है इंजर्ड हो गए। लेकिन फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जो बातें रखी गई हैं, देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुलिस की जिम्मेदारी हम सबकी सुरक्षा की होती है, ताकि हम सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ चैन से, सुख शांति से अपना समय बिता सकें। और वही पुलिस वाले अपने परिवार को छोड़ करके हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला जंतर मंतर का सामने आता है तो यहाँ उसी पुलिस को निशाना बनाया जाता है जो हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ी हुई है। दिवांशु जी, बिल्कुल, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा के लिए ही जंतर मंतर पर जो है उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। और कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल से लेकर स्पेशल सीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो जंतर मंतर पर पुलिस की जो स्टूडेंट हैं उसकी सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन इस भीड़ ने किसी भी रैंक के पुलिसकर्मियों को नहीं बख्शा। कांस्टेबल से लेकर स्पेशल सीपी लेवल के अधिकारी जो हैं इस पूरे घटना में जो है वो घायल हुए हैं। आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि एसीपी कनाट प्लेस है, यंग ऑफिसर हैं और कुछ महीने बाद उनकी शादी जो है वो होनी है और उससे ठीक पहले जो है वो इतनी क्रिटिकल तरीके से इंजर्ड हो गए हैं कि वो फिलहाल रेस्ट पर हैं। तो इसी तरीके की कई जब ये पूरा मामला सामने आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भूल गए कि ये जो पुलिसकर्मी जहां पर हमारी सुरक्षा कर रहे थे वो भी इसी समाज का हिस्सा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आखिर नेपाल में क्यों मचा है बवाल। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं नेपाल की, जहां जनजी प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसकी कई सारी तस्वीरें हम सभी ने देखी, जिसके बाद अब एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। जी हां, नेपाल एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की आग में इस समय झुलस रहा है और इस समय अलग अलग तस्वीरें कई सारी सामने भी आ चुकी हैं, जहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू लगाया गया है और मोर्चे पर सुरक्षा बल भी तैनात है। और इसके साथ ही जो नेपाल के PM है बालेन्द्र शाह, वो इस समय कहीं ना कहीं शांति की अपील सभी से कर रहे हैं। नेपाल में जो सांप्रदायिक हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो कई जगह से सामने आई, जिसकी हम तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही जो बालेन्द्र शाह हैं वो इस समय शांति की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शांति सद्भाव आप बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा इस पूरे मामले को लेकर दिया है और साथ ही कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के जो परिजन हैं उनके प्रति भी संवेदना जताते हुए बालेन्द्र शाह नजर आए हैं। दरअसल इस पूरी सांप्रदायिक हिंसा की अगर हम बात करें तो ये लगातार और ज्यादा हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि नेपाल में जो सांप्रदायिक हिंसा फैली वो सुनसरी में जो धार्मिक जुलूस हुआ उसके बाद में ये पूरा विवाद देखते ही देखते बढ़ता गया और ये जुलूस के बाद जो विवाद बढ़ा उसके बाद में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में ये तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसको लेकर के अब शांति की अपील कहीं ना कहीं बालेन्द्र शाह की तरफ से की गई है और साथ ही कहा कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, निष्पक्ष ये जांच होगी। और इसी पर हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान जुड़े जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नेपाल में जो हालात है वो एक बार फिर से तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बालेन्द्र शाह ये जरूर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच होगी। निश्चित रूप से देखिए, नेपाल को अगर आप देखते हैं तो हमेशा कभी न कभी टाइम एंड अगेन वहां पर वायलेंस होता रहा है। पहले माओइस्ट इंसर्जेंसी था, उसके बाद एक इंटरवेल आया, अभी आपने देखा कि जेनजी मूवमेंट हुआ। लेकिन जो जिस तरीके के कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं वो निश्चित रूप से नेपाल की जो अपनी अस्मिता है, जो एक तरीके से इसको हिंदू किंगडम कहा जाता था और इसमें निश्चित रूप से कोई धर्म का इतना इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन मोटे तौर पे सब हिंदू धर्म के उपासक हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ, अब ये जो कप्तानगंज क्षेत्र है, खासकर जो नेपालगंज और कप्तानगंज, ये कोसी के 2 क्षेत्र आते हैं, इसमें नॉर्थ कोसी और साउथ कोसी। तो इसमें जो संसारी डिस्ट्रिक्ट है और सिराहा है, वो 2 क्षेत्रों में कम्युनल वायलेंस हुआ। उसमें हिंदू, क्योंकि ये श्रावण जो महीना है ये हिंदुओं का पवित्र मंथ माना जाता है और इसमें हिंदू समुदाय के लोग कावड़ लेके जाते हैं। तो जब कावड़ लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से वो गाना बजाना रहता है। उसमें जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया कि आप इतना म्यूजिक बजा के नहीं जाइए। और मुझे लगता है कि कोई भी धार्मिक उसका एक अपमान होता है तो उसमें एक ये कम्युनल वायलेंस इरप्ट हुआ और यहाँ तक हो गया कि 3 लोग वहां पे मारे जा चुके हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। तो ये नेपाल के लिए एक चिंता का विषय है। देखो, पहले भी वायलेंस हुआ है। 2000 में जब ऋतिक रोशन को लेके वायलेंस हुआ, उन्होंने कुछ ऋतिक रोशन ने बोला। फिर 2004 में जो इराक में कुछ नेपाली मजदूरों को बंधक बना लिया गया था, तो यहाँ पे भी काफी कुछ कम्युनल टेंशन भी हुआ, क्योंकि इराक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और उसको लेके फिर 2007 में हुआ और अभी 2026 इस तरीके का हुआ है। ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इसमें बालेन्द्र शाह सरकार को सख्ती के साथ में जो कम्युनिटी हैं, जो उनके बीच में हार्मनी लानी चाहिए और जो नेपाल की अपनी एक संस्कृति है, जो अपनी एक अस्मिता है, उसकी भी रक्षा करना निश्चित रूप से जो वहाँ के प्रधानमंत्री है उनका दायित्व है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मधेश और जो थारू का कम्युनिटी है
बिहार से लगा हुआ क्षेत्र हाँ, है बिल्कुल। और इसके प्रभाव भारत तक भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर संज्ञान लेके बालन साहब को वहां पे शांति की अपील करके वहां सख्ताई के साथ में जो भी धार्मिक पर्व है उसकी रक्षा करने का उनका पूरा दायित्व बनता है। संजय जी, लेकिन जब इस तरीके का जब ये पूरे घटनाक्रम और ये मामला जब सामने आया तो इसको लेकर कई सारे लोग इस तरह सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर समय रहते ही सरकार ने इस मामले पे हस्तक्षेप किया होता तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, दो बातें साफ साफ है कि एक तो जब अभी तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, कसा में, खोल में और गोल सागर जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्री भी अगर वहां पहुंचे, ये 26 तारीख की घटना है और 30 तारीख को वहां पे कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है और इसको जितनी आसानी से और जितनी लाइटली जो बैलेंस सरकार ले रही है वो ठीक नहीं है। वो क्योंकि वो पूरी नेपाल की संस्कृति पर एक तरीके से चोट है और उसको बालन शाह को समझना पड़ेगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से भी रहा है। जब आप ये देखिए कि माओइस्ट जिस तरीके का सेकुलरिज्म की बात करते हैं और वो इंटरफेरेंस कर रहे थे पशुपतिनाथ मंदिर में, तो वहां तब भी नेपाल की जनता सड़कों पे आई और उन्होंने इसका विरोध किया। तो आज भी ये बात बनी हुई है कि अगर वहां पे जो मेजोरिटी जो है लगभग 85% पॉपुलेशन जो नेपाल की है वो हिंदू कम्युनिटी है और अगर उनपे इस तरीके का प्रहार किया जाता है और उनकी अपनी जो संस्कृति को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और एक और मैं विषय आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ, टेंशन होने का बड़ा कारण यह है कि बालन शाह क्या कर रहे हैं कि वहां पे इस क्षेत्र में मदरसा कल्चर बहुत बढ़ गया है। तो बालन शाह उन सभी मदरसाज को रेगुलेट करना चाहते हैं। तो इरेगुलेटेड मदरसाज कई बार उसमें प्रॉब्लम करते हैं, गवर्नेंस में प्रॉब्लम करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर वहां बना हुआ है। तो मुझे लगता है दोनों बिल्कुल संजय जी, मेरे पास अभी आज समय फिलहाल से रक्षा दोनों ही कम्युनिटी की रक्षा और क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पे चर्चा और हो सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय हमारे शो को देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का।